वेलकम इन साइंस ए के स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और इससे प्रीवियस पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में हमने ये 3 टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें से पहला था प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, दूसरा था कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, तीसरा था सम मोर यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। और इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली देखेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट और फिर इसके 3 सब टॉपिक्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे सम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स। ठीक, और जो पिछले पार्ट्स हैं, चाहे वो मैथ्स की वीडियोस के हैं या साइंस की वीडियोस के हैं, उनके जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मैथ्स वाले चैनल पर विजिट करना चाहते हो तो हमारा मैथ्स वाला चैनल है AK स्टडी 1024। ठीक है, यहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो क्लास 8th की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, मतलब कि जो प्लास्टिक्स होते हैं या प्लास्टिक के बने हुए सामान होते हैं, इनका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है, इसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। जिनके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना होगा, जैसे पहला बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे वाई डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम। उसके बाद हम सीखेंगे 5R प्रिंसिपल के बारे में। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। ठीक, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन रीड करने से पहले अगर आप इस वर्ड पे नज़र डालो, जो ये बायोडिग्रेडेबल है, इस पर अगर आप नज़र डालो तो आपको आसानी से इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं जिनसे मिलके ये बना है। पहला है बायो, उसके बाद देखो डिग्रेड, उसके बाद है एबल, तो इनसे मिलके बना है बायोडिग्रेडेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ें या वो मटेरियल्स जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड होने के एबल होती हैं, मतलब कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड यानी टूट फूट सकती हैं, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, सड़गल जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, किसके द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया का एक्शन हो गया या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन हो गया, इनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना, बायो इसमें इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही एक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, एग्जाम्पल हो जाएगा पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के छिलके या फिर फ्रूट्स के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, बचा हुआ खाना वगैरह, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, क्लॉथ हो गए, ठीक है, वुड हो गया, वुलन क्लॉथ्स हो गए। ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर आप ज़मीन में दफना दो, ठीक है, या फिर आप सिंपली फलों के छिलके वगैरह, सब्जियों वगैरह को मिट्टी पे फेंक दो ऊपर, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, ये सड़ने लग जाएंगे, सड़ गल के ये खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि इनके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा इनको डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ दिन बाद सड़ गल के मिट्टी में मिल जा रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं या फिर ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, आपकी NCERT जो है, इसमें एक टेबल गिवन है, टेबल 3.3। ठीक, इस टेबल में क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ वेस्ट, यहाँ पर कुछ हैं वेस्ट के टाइप। उसके बाद है अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डी जनरेट, मतलब कि इनको सड़ने गलने में कितना टाइम लगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि वो मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सारे यहाँ पर वेस्ट दिए गए हैं, सबके सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल। जिसमें पहला है पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। ठीक है, मतलब कि सब्जियों के या फलों के छिलके वगैरह जो होते हैं या फिर बचा कुचा खाना जो होता है, इनको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 से लेकर 2 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, तो इतने कम टाइम में ये डिग्रेड हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। इस तरह से पेपर हो गया, इसको 10 से लेकर 30 दिन लगते हैं डिकम्पोज होने में, इसको भी बोला जाएगा बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम बढ़ता जा रहा है। कॉटन क्लॉथ्स 2 से लेकर 5 महीने, वुड 10 से लेकर 15 साल, ठीक, और जो वुलन क्लॉथ्स हैं अबाउट 1 ईयर। ठीक, तो मतलब क्या है कि ये बहुत लंबा टाइम नहीं है। ठीक है, कुछ ही टाइम में ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, डिकम्पोज हो सकती हैं, इसीलिए इन सबको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल।
तो अगर एग्जाम्पल आता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स लिखो तो आप इनको लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो अब हम सीखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, नॉन का मतलब इसका उल्टा हो गया ये, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल का उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जाएगी ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि वो सारे मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, यानी बैक्टीरिया वगैरह का इन पर कुछ खास असर नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा इसका टिन, एल्युमिनियम या फिर दूसरे मेटल्स की जो कैन हो गए या दूसरे सामान हो गए। ठीक, और प्लास्टिक बैग वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन पे बैक्टीरिया वगैरह का कुछ खास असर नहीं होता। ठीक है, और इन पे कई कई साल लग जाते हैं, ठीक है, कुछ को तो लाखों साल लग जाते हैं कि वो डिकम्पोज हो, मतलब कि बहुत लंबा टाइम। तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। इसके बारे में भी एक टेबल गिवन है। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ वेस्ट है, जैसे कि पहला है टिन, एल्युमिनियम या फिर दूसरे मेटल कैन। इनको 100 से लेके 500 साल तक लग जाते हैं। अब इतने लंबे टाइम कौन वेट कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसी तरह से जो प्लास्टिक के बैग वगैरह होते हैं इनको तो लाखों साल लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स, यहाँ पे आप समझो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इनको डिग्रेड होने में, इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं वाई डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है वो मेजर प्रॉब्लम क्यों है, इसको अगर हम एक क्वेश्चन की तरह देख रहे हैं तो इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, इसका आंसर हो सकता है सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि जो प्लास्टिक है इसको डिकम्पोज होने में लाखों साल लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईयर्स लग रहे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये इन्वायरमेंट का फ्रेंड तो नहीं हो सकता, यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है ये। इट कॉजेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट हो सकता है बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल्स इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक वाले जो मटेरियल हैं इनको अगर जला भी देते हैं, ठीक है, इनमें आग भी लगा देते हैं, तब भी ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं। जो इनकी राख बचती है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से नहीं जलते हैं, और इस प्रोसेस में देखो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत सी जहरीली गैसेज निकलती हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है इन दी प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। मतलब कि ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है, और क्योंकि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाए और हम सोचे उसको जला दें तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करने लगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो देखो इतना समझने के बाद आपके दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन आया हो कि फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्या हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इफेक्टिव हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसका आंसर है दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग 5R प्रिंसिपल। मतलब अगर हम 5R प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि जो ये 5R प्रिंसिपल है ये क्या होता है। ठीक, तो इसकी बात करते हैं अब। देखो 5R प्रिंसिपल 5 ऐसे मेथड्स के नाम हैं जो शुरू होते हैं R से, इसीलिए इनको 5R बोला जाता है। जैसे पहला है रिड्यूस, किससे शुरू हो रहा है, R से। दूसरा R क्या है, दूसरा R है रीयूज़। तीसरा R क्या है, तीसरा R है रिसाइकल। देखो वैसे तो ज़्यादातर हमें 3R के बारे में ही पढ़ाया जाता है, 3R, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। बट अभी 2 नए और ऐड हो गई हैं इसमें टर्म, लेकिन जो मेनली पढ़ाई जाती हैं वो 3 हैं। तो मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी 2 को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो मेन है वो ये 3 होती हैं। ठीक, चौथी क्या है, चौथी है रिकवर, जिसे रीपर्पज़ भी बोला जाता है। तो अगर आप में से किसी की बुक में इसकी जगह रीपर्पज़ लिखा हुआ है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, और पाँचवा है रिफ्यूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 R हो गए। तो अब देखो आपको ये 5 जो R हैं इनकी फुल फॉर्म पता लग चुकी है। अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है, रिड्यूस। ठीक, रिड्यूस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना मतलब उसको कम कर देना। तो यहाँ पे किस चीज़ को रिड्यूस करने की बात की जा रही है, वो चीज़ें जो प्लास्टिक से बनी हैं और हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा हैं उनके यूज़ को हमें रिड्यूस कर देना चाहिए, मतलब कम से कम यूज़ करना चाहिए जितना पॉसिबल है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ मटेरियल्स दैट आर हार्मफुल टू अस
एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना पॉसिबल है उतना आप कम इनका यूज़ करो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर मैंने लिखा है पहले पॉइंट में, वी शुड यूज़ बैग्स मेड ऑफ कॉटन, जूट और पेपर इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स वाइल गोइंग टू शॉपिंग, ठीक है। जब हम बाजार जाते हैं या फिर दूसरी शॉपिंग में, शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं या फिर सब्जी लेने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के बने थैले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी जगह पे हमें जूट के बने थैले या कॉटन बैग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो जूट वाले थैले हैं या कॉटन बैग्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, जबकि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर इन थैलों का यूज़ हम कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह, तो ज़रूर हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। अब इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक के थैले हैं उनका यूज़ रिड्यूस हो जाएगा ना, कम यूज़ होगा। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा है वी कैन यूज़ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वन, प्लास्टिक की जगह हम स्टील वगैरह का लंच बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिड्यूस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे आर की, जिसका नाम है रीयूज़, ठीक है। रीयूज़ का मतलब क्या होगा, दोबारा यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी शुड रीयूज़ दी मटेरियल्स, मतलब प्लास्टिक वगैरह के वो मटेरियल जो आपने एक बार यूज़ कर लिए, अगर वो दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं तो उनको आपको करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल में प्लास्टिक बैग्स कैन बी रीयूज टू मेक डेकोरेटिव थिंग्स, ठीक है। जो प्लास्टिक के बैग्स हो गए या प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह हो गई, इनसे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं इनका रीयूज़ करके, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्लास्टिक जार्स, बोटल्स एंड अदर कंटेनर्स शुड नॉट बी थ्रोन अवे ओनली आफ्टर यूजिंग वंस, दे कैन बी यूज्ड अगेन टू स्टोर पल्सेस, स्पाइसेस एक्सेट्रा। मतलब जो प्लास्टिक के जार होते हैं, प्लास्टिक की बोतल होती हैं या फिर दूसरे प्लास्टिक के कंटेनर हैं, उनको एक बार यूज़ करके आपको फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। आप उसमें पल्सेस रख सकते हैं, मसाले रख सकते हैं, दूसरी चीज़ें, दूसरे सामान उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये उनका रीयूज़ कर सकते हो आप, ठीक। और तीसरा क्या हो गया, रिसाइकल, ठीक है। तीसरा आर क्या है, रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप प्लास्टिक का सामान जो आपके घर में ख़राब हो जाता है, ठीक है, प्लास्टिक की चेयर वगैरह हो गई या दूसरी चीज़ हो गई, तो आप उसको कबाड़ी वाले को बेचते हो, कबाड़ी वाला बड़े कबाड़ी वाले को बेचता है, फिर वो बड़ा कबाड़ी वाला किसी फैक्ट्री में ले जाके उसको बेच देता है, और फिर उन जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको पिघला वगैरह के दूसरी चीज़ें रिसाइकल करके बनाई जाती हैं, ठीक है, उन्हीं प्लास्टिक को। तो ये प्रोसेस कहलाती है रिसाइकल। तो यहाँ मैंने लिखा है वी शुड गिव नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग, मतलब कि हमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं या वेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए, ठीक है, इधर उधर ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको मीनिंग रिसाइकल का। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है, क्योंकि रिसाइकल करना ज़्यादा अच्छी बात है उनको ऐसे फेंकने के बजाय, क्योंकि जो बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, इनको इधर उधर फेंकने के बजाय रिसाइकल के लिए देना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। हालांकि जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें कुछ कलरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं ताकि उनकी चमक बरकरार रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक है जिसमें कलरिंग एजेंट ज़्यादा मिलाए जाते हैं, उनमें हम ऐसा सामान नहीं रख सकते जो खाने पीने का हो, क्योंकि फिर वो उसमें जो केमिकल्स हैं वो खाने के सामान में आएंगे और वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। लेकिन फिर भी बहुत से मटेरियल रिसाइकल करके बनाए जा सकते हैं प्लास्टिक से, तो हमें जो प्लास्टिक्स है जो रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल के लिए देना चाहिए, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगले आर की बात करते हैं जो कि है रिकवर, जिसको हम रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। रिकवर या रिफॉर्म का मतलब ये है कि जो हमारे पास, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बच गया रिड्यूस, रीयूज़ या फिर रिसाइकिल करने के बाद, उसकी हम रिकवरी किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम ऐसी चीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे यूज़ की हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, इफ़ द वेस्ट रिमेन्स आफ्टर इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड, वी कैन यूज़ इट टू जनरेट एनर्जी एट आवर वेस्ट एनर्जी प्लांट, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिकवरी। मतलब कि अगर कुछ वेस्ट बच भी जाता है रिड्यूस, रीयूज्ड एंड रिसाइकल वाली प्रोसेस के बाद, तो इससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है। आजकल साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट से एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इनको बोला जाता है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ से एक तरीका तो ये हो गया रिकवरी का। दूसरा ये भी हो गया कि जो हमारे पास प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है, जो कि रिड्यूस, रीयूज़ या रिसाइकल्ड के बाद बची हैं या फिर ये नहीं किया गया है प्रोसेस,
तो उनसे हम उनको रिफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ कैसे दूसरी चीज़ बना दो, मतलब वो रिफॉर्म हो गई। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह बहुत सारी बची, तो बहुत सारे लोग उसको प्लास्टिक की नाव वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक, तो ये हो गया रिकवर करना या रिफॉर्म करना। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब अगर पॉसिबल है तो आप रिफ्यूज़ कर दो कि हम प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं करेंगे, मना कर दो। ठीक, तो रिफ्यूज़ का क्या मीनिंग हो गया, वी शुड रिफ्यूज़ टू यूज़ द मटेरियल्स दैट आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गए। अगर पॉसिबल है तो इनके यूज़ को ही रिफ्यूज़ कर दो बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, रिफ्यूज़ आइटम्स दैट आर ओवर पैक्ड और पैकेज्ड इन प्लास्टिक। ठीक है, ऐसे सामान आप ना खरीदो जो प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा ओवर पैकिंग में आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद है से नो टू पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स का यूज़ ना करो। ठीक है, रिफ्यूज़ कर दो कि भाई हम पॉलीथीन वगैरह बैग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वी मस्ट रिफ्यूज़ टू टेक आवर ग्रोसरीज इन पॉलीथीन बैग्स वैन द शॉपकीपर ऑफर्स अस। ठीक है, मतलब हमें पॉलीथीन बैग में सामान नहीं लेना चाहिए। वी मस्ट कैरी और ऑन क्लॉथ और पेपर बैग फॉर शॉपिंग। हमें अपना जो जूट का या कॉटन का जो बैग है वो ले जाना चाहिए शॉपिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5R कंप्लीट। तो 5R से क्या सीखा आपने, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मतलब कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो आपको ये 5R का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे सीखा वो आपको अपनी जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है सम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स। मतलब कुछ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स क्या क्या हैं उनके बारे में यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, एक NCERT से पैराग्राफ लिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे होगे कि कचड़े के ढेर पे, ठीक है, कुछ जानवर हैं, कुछ पक्षी हैं जो मंडरा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स स्पेशली काउस while eating food waste from a garbage dump, swallow materials like polythene bags and wrapped of foods. Can you imagine the consequences? मतलब कि जैसे देखो, आप बहुत सारा खाना या बहुत से खाने का सामान बहुत बार कचड़े में फेंक देते हो, पॉलीथीन की बैग में लपेट के। जैसे बहुत से लोग रोटियां फेंक देते हैं, ठीक है, जो कि पन्नी में लिपटी होती है, प्लास्टिक की पन्नी में। तो ऐसे में होता क्या है, जब काऊ वगैरह उन रोटियों को खाते हैं तो उस रोटी के साथ साथ वो जो प्लास्टिक की पॉलीथीन वाली पन्नी है उसको भी खा जाते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि वो प्लास्टिक की जो पन्नी है जो काऊ के पेट में जाएगी, गाय के पेट में जाएगी, तो उसको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके आगे लिखा हुआ है द प्लास्टिक मटेरियल्स चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स ए लिनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। मतलब कि जब ये उनके पेट में जाती है तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर एक वो लेयर बना देती है उनके स्टमक के लिनिंग में, वहाँ पे चिपक सकती है, वहाँ पे फंस सकती है, तो इससे उनकी डेथ तक हो सकती है। तो जो भी खाने का सामान वगैरह है वो आपको ऐसे ही पन्नी वगैरह में लपेट के ऐसे कूड़े वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से जो जीव हैं उनको खतरा है। ठीक है, तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद देखो एक और पैराग्राफ लिया मैंने, और यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होगे कि एक ये पार्क है, और जबकि जो कूड़ा कचरा है वो लोगों ने ऐसे ही बाहर फेंक दिया है, जबकि यहाँ पर डस्टबिन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दी पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग दी ड्रेन्स टू। ठीक है, मतलब जो पॉलीथीन के बैग वगैरह हैं, प्लास्टिक के सामान हो गए, प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह हो गई, वो आपको इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। ठीक, समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो दी रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर इटेबल्स ऑन दी रोड और इन दी पार्क और पिकनिक प्लेसेस। ठीक है, बहुत बार हम इतने ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं कि जो रैपर्स होते हैं चिप्स वगैरह के, बिस्कुट वगैरह के, ठीक है, या फिर दूसरे खाने के सामान के, वो हम इधर उधर पार्क में या रोड वगैरह पे फेंक देते हैं। ये भी एक बहुत ही बुरी हैबिट है, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद जो जो हमने भी सीखा अभी उसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। ठीक है, सम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। पहला मैंने लिखा है वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़। उसके बाद मैंने लिखा है वी शुड नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। ठीक है, प्लास्टिक बैग में जो कूड़ा कचरा है उसको रख के ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए।
तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा है द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं इनको अलग अलग तरह के डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस हैं उनके लिए जो कलर स्कीम है, ठीक है, उनके डस्टबिन आपको ग्रीन नज़र आएंगे, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनके जो डस्टबिन हैं जो गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं अलग अलग जगह वो ज़्यादातर नीले कलर के होते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो आप इसमें डालो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो आप नीले कलर वाले डस्टबिन में डालो। ठीक है, आप देखो इनको सेपरेट अलग अलग तरह के डस्टबिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर इनका डिस्पोजल है वो अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल है इनसे खाद वगैरह बनाई जा सकती है, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल से ऐसा नहीं किया सकता, इनको अलग तरह से रिसाइकल वगैरह करना पड़ेगा। तो अगर ये पहले से ही अलग अलग तरह के डस्टबिन में इकट्ठे रहेंगे तो इनको हैंडल करना ईजी होगा। इसीलिए आपको जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है अलग अलग तरह के जो ये वेस्ट हैं इनको अलग अलग तरह के डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब तक मैंने जितनी वीडियो अपलोड की है उनकी प्लेलिस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगी, यहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।